अहम तरीन खबर दें आपको, मखसूस नशिस्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस ने दूसरी मरतबा वजाहत जारी कर दी है। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। जी अब्दुल क़य्यूम बताइए। जी हाँ, अब से कुछ देर पहले 8 जज साहिबान की तरफ से एक और वजाहत आई है और उस वजाहत के अंदर ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की जो चैम्बर में दरखास्तें आई थी और इस वजाहती हुक्म के ऊपर लिखा है कि एपलेट जुरिस्डिक्शन में कराची और इस्लामाबाद के अंदर चैम्बर्स में समाअत हुई है। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बाद 12 जुलाई के फैसले को के ऊपर नजरसानी और वजाहत के हवाले से दरखास्तें दाखिल की थी। तो उन दरखास्तों पर अब एक मरतबा फिर हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जज साहिबान जिन्होंने 12 जुलाई को अक्सरियती फैसला दिया था और जिसमें यह करार दिया था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई की हैं और पीटीआई एक सियासी जमात है, पार्लिमानी जमात है और उसको इलेक्शन कमीशन वो नशिस्तें दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये दरखास्त थी कि क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 में पहले दिन से पार्लियामेंट ने तरमीम कर दिया और उसका जो सेक्शन 104 है और 106 है, उसके बाद ये फैसला किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। तो इस पर जो फाजिल जज साहिबान हैं, 8 फाजिल जज साहिबान, उन्होंने अपने एक और दूसरी वजाहत जो है वो जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि चूंकि कमीशन और पीटीआई दोनों ने दूसरी वजाहत जो है वो तलब की है, हम सिर्फ ये वाजे करना और कानून को अच्छी तरह से तयशुदा तशरीह को दोहराना चाहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का असर हमारे जो 12 जुलाई का फैसला है उसको माजी से लागू करने की इजाजत नहीं देता। अदालत ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में इंतखाब कुनंदगान के हक को सियासी जमातों के जरिए नाफिज करने के लिए रिलीफ दिया ताकि आइन के आर्टिकल 51 की शिक 6 के पैराग्राफ बी और ई और आर्टिकल 106 की शिक 3 के पैराग्राफ सी के तहत मखसूस नशिस्तों में मुतनासिब नुमाइंदगी हासिल हो सके। लिहाजा हमारा जो मुख्तसर हुक्मनामा जो कि 12 जुलाई को आया था, उसके बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम का अदालती फैसले पर कोई असर नहीं होगा। लिहाजा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई को दिए गए फैसले को उसकी मुकम्मल रूह के साथ नाफिज करने का पाबंद है और इसके लिए किसी मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है। तो ये 2 सफ़ात पर मबनी एक तहरीरी वजाहत जो दूसरी वजाहत है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तरफ से जो दरखास्तें दाखिल की गई थी, उनकी कराची और इस्लामाबाद के अंदर हफ्ते के रोज इन चैम्बर समाअत, क्योंकि 18 अक्टूबर की इसके ऊपर तारीख है, तो आज 18 अक्टूबर है, तो आज ही ये जो है वो हुआ है। और बिल्कुल इसमें जो पहले वजाहत आई थी 14 सितंबर को, उसकी तरह से किसी को अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, हमें याद है 14 सितंबर 2024 को भी हमने जब आपसे बात की थी, जब सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरखास्तों पर पहली दफा वजाहत जारी की थी और कहा गया था कि 12 जुलाई के फैसले में कोई इबाहम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाजे है और इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया है। इस दूसरी मरतबा वजाहत की क्या वजूहात सामने आई हैं आपके ख्याल में? जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 14 सितंबर का जो हुक्म आया था, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि एक सीएमए दाखिल की थी सिविल अपील नंबर 333/444। उसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन एक्ट, आपको याद होगा कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने भी एक खत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले लिखा था और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो पंजाब असम्बली के स्पीकर की तरफ से भी खत लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्तें भी आई थी और फिर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक दोबारा खत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया था कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम के बाद वो जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है उनके अरकान की नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे और इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यही सारी बात लेकर उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो सीएमएस दाखिल की थी, वो कि इस पर नजरसानी दरखास्त भी दाखिल की गई है। लेकिन वो नजरसानी दरखास्त तो अभी तक नहीं लगी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो सीएमएस हैं वो जो है उसके ऊपर ये वजाहत जारी की गई है और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का
آرڈر یا وضاحت جو ہے وہ کلیریفیکیشن کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آرڈر نہیں لکھا، اس پر کلیریفیکیشن لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اسلام آباد اور کراچی کے چیمبرز کے اندر جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عرفان سعادت خان نے چیمبر کے اندر یہ جو سی ایم ایز ہیں 333 اور 444 ان کا جائزہ لیا، اور اس پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ وضاحت مانگی تھی کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی جا چکی ہے۔ عبدالقیوم آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، اس وقت سربراہ پلجائٹ احمد بلال محبوب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد صاحب، مخصوص نشستوں کے کیس پر سپریم کورٹ نے اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججز نے دوسری مرتبہ وضاحت جاری کی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا، اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ماضی کے اطلاق کو وجہ بنا کر فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ غالباً ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے احمد بلال محبوب صاحب کی، ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قیوم، آپ ساتھ موجود ہیں ہمارے؟ جی جی بالکل۔ قیوم صدیقی صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ جو 14 ستمبر 2024 کو بات سامنے آئی تھی، وضاحت سامنے آئی تھی، اس میں کہا گیا تھا ججز کی جانب سے، انہوں نے وضاحت کی کہ واضح معاملہ پیچیدہ بنانے، ابہام پیدا کرنے کی کوشش مسترد کی جاتی ہے، کمیشن کے ذریعے جاری فہرست محض انتظامی عمل ہے۔ تو اس فیصلے میں کوئی، اس وضاحت میں کوئی ابہام کا ذکر کیا ہے یا اس سے متعلق کوئی بات ہوئی ہے؟ اس میں بڑی واضح طور کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 میں جو کہ پارلیمنٹ نے ترامیم کی تھی، ان ترامیم کے سیکشن 106 اور 104 کے اندر جو ترمیم کی تھی کہ ماضی سے اتفاق ہوگا اور پارٹی کا اس معاملے پر، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا اور الیکشن کمیشن کا بھی یہی موقف تھا، کیونکہ قانون تبدیل ہو گیا ہے، لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہ فیصلہ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے نئے قانون کی روشنی کے اندر۔ عبدالقیوم، آپ کے پاس ہم دوبارہ آ رہے ہیں، ایک بار پھر ہمارے ساتھ احمد بلال محبوب صاحب آ گئے ہیں۔ احمد صاحب، یہی آپ سے جان رہے ہیں، مخصوص نشستوں کے کیس پر سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججز نے یہ دوسری مرتبہ وضاحت جاری کی ہے، جس میں کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ جی بہت شکریہ۔ یہ اصل میں وضاحت الیکشن کمیشن نے خود مانگی تھی، اور اس کے جواب میں اب سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے یہ وضاحت دی ہے، لیکن اس کے بارے میں حتمی طور پہ میرے خیال میں فیصلہ تو فل کورٹ ہی کر سکتی ہے، کہ یہ اب چونکہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، 8 ججوں کے فیصلہ دینے کے بعد ایک نیا قانون بنا دیا ہے پارلیمنٹ نے، تو اب وہ قانون مؤثر ہے اور وہ مؤثر ماضی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک آل ٹوگیدر ایک نئے کیس کی ضرورت ہے، لیکن 8 ججوں کا فیصلہ اپنی جگہ محترم ہے، لیکن میری رائے میں یہ تو ایک نیا کیس ہوگا اور اس کے اوپر فل کورٹ بیٹھے گی اور وہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ 8 ججوں کے اپنے فیصلے کے دفاع میں یہ کہنا میرے خیال میں اس سے الٹیمیٹلی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور احمد بلال محبوب صاحب، اگر 14 ستمبر 2024 کو جب پہلی وضاحت سامنے آئی تھی تو اس وضاحت کے مطابق الیکشن کمیشن کی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کو سخت الفاظ میں مسترد کیا گیا تھا اور واضح کیا گیا تھا کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں اس دوسری وضاحت کے بعد الیکشن کمیشن کی کنفیوژن دور ہو گئی ہے؟ میں نے اس دوسری وضاحت کو پوری طرح پڑھا نہیں ہے ابھی تک، اس کے الفاظ کو، اور پہلی وضاحت کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جو لینگویج تھی میرے خیال میں وہ ذرا غصے والی تھی۔ لینگویج کو تو ڈسپیشنیٹ ہونا چاہیے، غیر جذباتی انداز میں بات لکھنی چاہیے۔ 3 دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ نتائج بھگتنے پڑیں گے، اور الیکشن کمیشن کے بارے میں بار بار یہ کہا گیا تھا کہ آپ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کریں گے، ان کی نیت پہ انہوں نے شک کا اظہار کیا تھا، تو وہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے خود ہی تو انکریج کیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہم سے کلیریفیکیشن مانگ سکتے ہیں، اور کلیریفیکیشن میں دیر اس لیے ہو گئی تھی کہ ججز چھٹی پہ تھے، تو اس لیے کلیریفیکیشن مانگنے پہ ان کی مذمت کرنا تو مناسب نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا الیکشن کمیشن کو اب جو یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یہ تقسیم کر دینی چاہیے، کیونکہ اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، پہلی وضاحت 14 ستمبر 2024 کو آ گئی، دوسری وضاحت آ گئی، تو آپ کے خیال میں مخصوص نشستیں اب تقسیم ہو جانی چاہیے؟
जी, मखसूस नशिस्तें तकसीम हो जानी चाहिए, उनको डिले नहीं करना चाहिए, लेकिन किस बुनियाद पर करनी चाहिए इसके बारे में मैं खुद क्लियर नहीं हूँ कि क्या वो पार्लियामेंट का फैसला वो बुनियाद फराहम करेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुनियाद फराहम करेगा, क्योंकि अदालत का फैसला उसके बाद आया, माफ कीजिए पार्लियामेंट का जो कानून है वो उसके बाद आया है और वो कानून अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया है। तो इसलिए ये मामला कंफ्यूजन का शिकार है और इलेक्शन कमीशन को अपनी खुद फैसला करना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि इन दोनों में से वो किसकी बुनियाद पे मखसूस नशिस्तें तकसीम करें। अहमद साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी मरतबा वजाहत आई है इसमें कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इत्तलाक को वजह बनाकर फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। जी, ये तो 8 रुकनी बेंच की राय है जो कि बहुत मोहतरम है और हो सकता है ये दुरुस्त हो, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि उनका एक फैसला आ चुका है और उस फैसले के दिफा में उनकी ये राय है, तो ये 100% कोई ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि वो उसका दिफा कर रहे हैं तो उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर वो मान लें कि पार्लियामेंट का फैसला उसकी हैसियत बड़ी होगी। तो मेरे ख्याल में इसको एक अलग से रेफरेंस जाना चाहिए या अलग से एक केस जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और उनको फैसला करना चाहिए। तो फिर वही बात जिस तरह आप ये राय दे रहे हैं कि अलग से रेफरेंस अगर जाता है, अलग से केस दोबारा बनता है, तो फिर ये तो मामला फिर तूल पकड़ता जाएगा अहमद बिलाल महबूब साहब। मतलब है ताकि दोनों फरीकों की राय भी वहाँ सुन ली जाए इस चीज के बारे में, क्योंकि ये जिस वक्त इन्होंने 8 जजों ने फैसला दिया था तब पार्लियामेंट का ये कानून पास नहीं हुआ था, तो हालात बदल गए हैं। तो नए हालात में नई दोबारा फैसला अगर आप देना चाहें तो आपको फिर दोनों फरीकों को सुनना चाहिए। आप बगैर फरीकों को सुने हुए एक वजाहत के जरिए फैसला नहीं दे सकते, मेरी राय ये है। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडैट हमारे साथ मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि ये मामला अलग केस या अलग रेफरेंस की तरफ जा सकता है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वजाहत की मज़ीद तफसील हासिल करने की कोशिश करते हैं। मज़ीद क्या तफसील है जो वजाहत में सामने आई है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, अगर आप बता सकें। जिस तरह कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इतलाक को वजह बनाकर फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता और इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मज़ीद कुछ वजाहत सामने आई? जी देखें, इसमें कुछ चीजें जो टाइमलाइन है वो बहुत अहम है, उसको देखने की भी जरूरत है। ऑल्दो के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत तो मांगी थी और वो स्पीकर के खतूत के बाद और ये सारा कुछ, लेकिन इत्तफाक की बात है कि आपको याद होगा कि 14 सितंबर को भी आईनी तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट का सेशन तलब किया गया था और उस दिन वजाहत आई थी। और आज भी जबकि पार्लियामेंट का, नेशनल असम्बली का और सेनेट का इजलास 6:30 बजे के करीब होना है, उससे पहले 4 बजे के करीब ये वजाहत आना, इसकी भी अपनी एक टाइमिंग है जो कि देखनी जरूरी है। तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं कि रिव्यू जो है उसको तो नहीं लगाया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की और पीटीआई की जो CMAs हैं उनकी चैम्बर में, 2 मुख्तलिफ चैम्बर्स में, और आपको याद होगा कि 14 सितंबर। अब्दुल क़य्यूम यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा, अभी नौशीन यूसुफ के पास भी मजीद डिटेल्स हैं, उनसे जानेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के इजलास में मखसूस नशिस्तों पर कोई फैसला नहीं हो सका है। नौशीन, आपके पास क्या तफसील है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ था, जो स्पीकर्स की जानिब से खतूत लिखे गए थे उस मामले पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो जराए ने ये बताया कि आज इलेक्शन कमीशन इस मामले पर कोई फैसला नहीं कर सका और ये मामला जो है अभी इल्तिवा में है, ये बताया है जराए इलेक्शन कमीशन का। और उन्होंने कहा है कि दोबारा एक्सपेक्टेड है कि दोबारा शायद जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन अपनी मुशावरत करे, कोई और इजलास करे, लेकिन ताहाल इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर्स की जानिब से खतूत इरसाल किए गए थे उन पर कोई फैसला नहीं किया और ये मामला इल्तिवा में है। तो नौशीन, ये जो दूसरी मरतबा वजाहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी, इस पर इलेक्शन कमीशन का कोई मौक़िफ़ सामने आया है? इलेक्शन कमीशन का इस मामले पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना इजलास आज मुनक्किद किया हुआ था, जो स्पीकर्स के खतूत के हवाले से था, वो इजलास जो है वो ख़त्म हो गया, जिसमें कोई भी फैसला नहीं हो सका जो स्पीकर्स की जानिब से खतूत लिखे गए थे उसके हवाले से। और अभी मामला इल्तिवा में, और ज़राए का कहना है कि इस मामले पर इलेक्शन कमीशन का दोबारा इजलास जो है वो मुतवक्की है। नौशीन, हमारे नाज़रीन की याद दहानी के लिए अगर आप बता सकें, 14 सितंबर को जब पहली वजाहत सामने आई थी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इब्तदाई तौर पर क्या मौक़िफ़ सामने आया था? बिल्कुल, इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद बड़ा सख्त मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया था कि जिसमें उनका यही कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आईनी बॉडी है जिसको इख्तियार है, उसके इख्तियारात के हवाले से उन्होंने अपनी वजाहत की थी। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मुतादिद बार इजलास भी किए थे, लेकिन उन्होंने फिर मजीद वजाहत भी मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन भी डाल दी थी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को स्पीकर्स की जानिब से खतूत इरसाल किए गए थे जिनमें उनको कहा गया था कि आप मखसूस नशिस्तें जो हैं उनकी अलॉटमेंट के हवाले से वो खतूत थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नाशीन साथ ही रहेगा, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कुंवर दिलशाद साहब, एक और वजाहत, पहले 14 सितंबर को वजाहत आई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उससे पहले 12 जुलाई को फैसला सामने आया, फिर 14 सितंबर को वजाहत आई, आज 18 अक्टूबर को दूसरी वजाहत सामने आई। आप किस तरह से देख रहे हैं जो वजाहत अभी सामने आई है और कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आइन की जो तशरीह कर दी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो उनका ख्यालात और रुझानात आ रहे थे, वजाहत आ गई है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करना उनके लिए लाजमी हो गया है। अब जो चूंकि उसका जवाब भी आ गया है, नजरसानी की दरख्वास्त का भी जवाब आ गया है, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज खुद जो है वो स्पीकर की खत की रोशनी में कोई फैसला करने का मिजाज नहीं रहा। तो कंवर साहब, ये मामला अलग केस अलग रेफरेंस की तरफ जा रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये मामला ज़ेर इल्तवा है, कोई फैसला नहीं कर पाया इलेक्शन कमीशन भी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। अब वो फैसला करेंगे। आज जो वजाहत आ गई, वजाहत से पहले अभी तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इजलास हो रहा था, तो मुमकिन है कि वो अपना फैसला सुना देते। अब चूंकि वजाहत आ गई है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करना है। और कुंवर दिलशाद साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडैट इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे, वो भी ये राय दे रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि मामला अलग केस अलग रेफरेंस की तरफ इसलिए भी जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो दोनों फरीकैन हैं उनकी पूरी बात नहीं सुनी गई। आपको भी ऐसा लगता है? ठीक है, वो जी कुंवर साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, ये आवाज आ रही है। ठीक है, वो फैसला दुरुस्त हो गया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वही फैसला करना है जो 12 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की तशरीह करने की मजाज है और उन्होंने तशरीह कर दी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं रहा कि वो 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। 12 जुलाई के फैसले पे अमल दरामद अब इलेक्शन कमीशन को करना होगा, ये कह रहे हैं कुंवर दिलशाद साहब। कुंवर दिलशाद साहब, ये भी कहिएगा, आप बल्कि साथ ही रहेगा, अशतर औसाफ साहब माहिर कानून वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशतर औसाफ साहब से भी बात करेंगे। अशतर औसाफ साहब, पहले तो ये जो दूसरी मरतबा वजाहत सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, दूसरी बार वजाहत इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दी गई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। जब कोई किसी चीज जब फैसले की वजाहत देनी पड़ जाए तो वो फैसला मेरे नजदीक तो शायद कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आपको वजाहतें देनी पड़े। दूसरी बात ये कि ये चैलेंज कहाँ हुआ है वो कानून, जब तक कि कानून चैलेंज ना हो, स्ट्राइक डाउन ना हो, उस पर अमल दरामद लाजिम होता है। तो वजाहत देने से तो एक अच्छा, वजाहत किस चीज की होती है? जो आप फैसला दे चुके हैं। जब कोई वाकया, कोई चीज फैसला देने के बाद हो तो जब तक उसके ऊपर वजाहतें नहीं हो सकती। वजाहत तो शायद आप अपनी जजमेंट को वाज़ेह करने के लिए, अगर वो मुबहम है, वरना अगर मुबहम नहीं है तो फिर वजाहत की क्या जरूरत है। तो इसलिए मुझे तो ये बात सच्ची बात है। तो मैं, आपने माहिर कानून का, मैं तो कानून का तालिब इल्म हूँ भाई, तो जो कानून का तालिब इल्म है उसको तो ये बात समझ नहीं आ रही कि एक इवेंट है जो यानी कानून पास हुआ, उस सारे बात के बाद उसके ऊपर एक वजाहत आना अदालत की तरफ से, और वो भी बगैर किसी को सुने हुए, मेरी तो समझ से बाहर है। अशरफ साहब, माजी में भी फैसले के बाद इस तरह से वजाहतों की कोई मिसाल मिलती है? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दूसरी बार ये जो वजाहत दी गई है इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दी गई है। देखिए, इलेक्शन कमीशन को भी वजाहत नहीं मांगना चाहिए। दूसरा, कोर्ट जो है जब वो फैसला दे देता है तो एक इस्तिलाह है जिसको कहते हैं फंक्टस ऑफिशो। उसका मतलब ये होता है कि जब कोर्ट एक समाअत खत्म कर चुका है तो उसके बाद उस केस को उसको सुनने का इख्तियार नहीं रहता जब तक कि वो रिव्यू ना हो,
तो रिव्यू तो कोई दायर नहीं हुआ इसमें जिसके अंदर ये बात किसी ने की हो। हाँ, ये बात जरूर है कि डायरेक्शंस दी जा सकती हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोर्ट का इख्तियार है, लेकिन दरखास्त जो है वजाहत मांगना कोर्ट से ये इसकी नज़ीर नहीं है। ऐसी मिसाल नहीं मिलती, आप ये कह रहे हैं। अशतर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि वजाहत के बाद अब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है। अहम खबर जिस पर तजिए और तबसरे आपने सुने।